हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगेट एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आईसीआर की एग्ज़ाम 16, 17 और 22 सितंबर को होने जा रही है, हम इन 4-5 दिन के अंदर जो आईसीआर की जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं 4-5 दिन के अंदर इसको केमिस्ट्री को कोशिश करूँगा कि पूरा केमिस्ट्री आपकी कवर कराने की कोशिश करूँगा क्वेश्चन के थ्रू। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज, मतलब आप 2 से 3 चैप्टर को मैं एक साथ मिक्स करके जितने भी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस बनती हैं उन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को मैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। और आज जो हम क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं वो इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को दोनों को मैं शायद कंबाइन करके लेके चल रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल हैं, इसके क्वेश्चंस वो इसी टाइप के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि 0.1 m HCN और 0.1 m HCN और 0.2 m NaCN बफर विलयन के घटक है, बफर विलयन के घटक है, कंपोनेंट्स है, घटक है। इस विलयन की पीएच क्या होगी? इस विलयन की पीएच क्या होगी? पीएच क्या होगी? पीएच हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यदि हमको यहाँ पे पीके की वैल्यू जो गिवन है वो है 9.3, कितना दे रखा है? 9.3 दे रखा है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बफर विलयन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो बफर विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जो पीएच का अंदर क्या करता है, हाँ, विरोध करता है, उस विलयन को हम क्या कहते हैं? बफर विलयन कहते हैं। हम पढ़ते हैं कि बफर विलयन 2 टाइप के लेके चलते हैं, एसिडिक टाइप का भी लेके चलते हैं, बेसिक टाइप का भी लेके चलते हैं। एसिडिक में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे बफर विलयन के अंदर क्या होता है? वीक एसिड होता है, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। उसके साथ साथ यदि हम बेसिक बफर विलयन की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? वीक बेस होता है और उसका कॉन्जुगेटेड कौन होता है? एसिड्स होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है? बफर विलयन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो अब बफर विलयन की पीएच की हम बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो हम जानते हैं कि पीएच बराबर क्या है? pKa लॉग सॉल्ट बाई एसिड, लवण बाई अम्ल। यदि हमको एसिड की बात करें तो हम यहाँ पे एसिड यूज करते हैं। यदि यहाँ पे बेस यूज करेगा तो अपन एसिड की जगह यहाँ पे क्या यूज करते हैं? बेस यूज करते हैं। बस इतना सा फर्क रहता है अम्ल और क्षार के केस के तरह। हमको देखो क्वेश्चन में पीके की वैल्यू कितनी दी गई है? 9.3 दे रखा है, ठीक है। उसके साथ में प्लस में लॉग। अब देखो लॉग सॉल्ट कितना है? सॉल्ट का मतलब क्या है? हम की एसिड और बेस से जो बना है उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है? 0.2, ठीक है। उसके बाद देखो एसिड हमारे पास में कौन दे रखा है? HCN दे रखा है और HCN हमारे पास में कितना है? 0.1। HCN क्या? एक वीक एसिड है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट क्या हो गए? गायब, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है? 9.3 प्लस में log 2, क्या है? log 2। और हम जानते हैं log 2 की वैल्यू कितनी है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। कितनी है? 0.3010। log 2 की वैल्यू है 0.3010। log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.47, ठीक है। इसी टाइप से log 5 की वैल्यू अपन बात करते हैं 0.69, ठीक है। तो इस टाइप से log 10 की हम बात करें तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। log 7 की हम बात करते हैं तो log 7 की वैल्यू कितना आती है? 0.77 के समथिंग आती है। तो इस टाइप से हम ये 2-4 जो log वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010। तो यहाँ पे 9.3 प्लस में 0.3010, ठीक है। अब इनको जोड़ दो तो लगभग कितने आएगी? 9.6, ठीक है। तो इस बफर विलयन की जो पीएच आ रही है वो पीएच कितने आ रही है? 9.6 आ रही है, ठीक है। तो आपको याद रखा है कि यदि बेस दे रखा है तो बेस के केस में हमको पीके जगह क्या देगा? पीके बी वैल्यू पूछेगा। फिर उसके बाद लॉग सॉल्ट बाई एसिड, ठीक है। और एसिड बेस के अंदर सॉल्ट बाई बेस करना है। लॉग के अंदर हम आपको एक फॉर्मूला बता दे दो कैसे आप निकालना, ठीक है। देखो जैसे लॉग है आपको 10 की पावर जैसे अक्स दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस में, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? अक्स आ जाएगा, ठीक है। यदि इसी टाइप से a इंटू 10 की पावर माइनस अक्स दे रखा है, ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अक्स माइनस लॉग ऑफ ए रखना है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। इस आधार पे अपन क्या निकाल सकते हैं?
लॉ को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन के अंदर आपको डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि इसमें कहा गया कि प्रोपेन जब ऑक्सीडेशन होकर ये बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O बनाता है, ठीक है। तो इसके साथ में डेल्टा H और डेल्टा E के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिएक्शन ये है C3H8 गैस, ठीक है, प्लस में O2, ठीक है, O2 और O2 के यहाँ पे मोल दे रखे हैं 5, ठीक है, गैस, और ये कन्वर्ट होता है 3 मोल CO2 गैस और प्लस में 4 मोल H2O, और ये किस में दे रखा है, लिक्विड में दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए पूछा गया है अभिक्रिया के लिए स्थिर ताप को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। स्थिर ताप पर डेल्टा H माइनस डेल्टा E होगा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या आपको ये रिएक्शन देखिए और इस रिएक्शन के बाद में डेल्टा H माइनस डेल्टा E इसके बीच में क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। तो हम यहाँ पे देखो क्या पढ़ते हैं, डेल्टा H, ठीक है, माइनस में डेल्टा E बराबर हम पढ़ते हैं डेल्टा NgRT, ठीक है। अब डेल्टा Ng का मतलब है यहाँ पे मोल्स किसके आएंगे, गैस के, और गैस के मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कि प्रोडक्ट के मोल माइनस में आपको क्या करना है, रिएक्टेंट के मोल निकालना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के मोल आपको और रिएक्टेंट के मोल कौन से लेके चलने, वो गैस के अंदर वाले लेके चलने, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, देखो कितने हैं, 3 मोल, क्योंकि H2 तो किस में, लिक्विड के अंदर, तो प्रोडक्ट के मोल तो हो गया हमारे पास में 3, ठीक है। रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 5 मोल तो है O2 के, 1 मोल किसका गया, प्रोपेन का, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 मोल। तो यहाँ पे 3 माइनस 6 बराबर कितना गया, 3 आ गया। ये तो हमारे पास में डेल्टा एन की वैल्यू की। अब ये डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारे पास में रिलेशन क्या गया, डेल्टा एच माइनस में डेल्टा ई बराबर में 3R माइनस में 3RT, ये हमारे पास में रिलेशन आ जाता है, ठीक है। और आपको इस रिलेशन को याद रखना है कि डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी, डेल्टा एच तो एंथैल्पी होगी, डेल्टा ई का मतलब क्या हो गया, एनर्जी, डेल्टा एन जी का मतलब गैस मोल, ठीक है, गैस के टोटल मोल की बात कर लो, आर का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है, और टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर, क्या हो गया, टेम्परेचर। तो इस आधार पे इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ICAR के लेवल की दृष्टि से। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि यदि MgOH के होल्टोएस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की विलेयता आपको अक्स दे रखी है, तो इसका विलेयता गुणनफल आपको निकालना है। क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्टोएस जिसकी विलेयता अक्स दे रखी है, तो इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि MgOH का होल्टोएस कि जलीय विलयन में विलेयता अक्स है, तो विलेयता गुणनफल, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, विलेयता गुणनफल होता क्या है। तो याद रखा, विलेयता गुणनफल का मतलब है कि जो आयनों का जो प्रोडक्ट होता है, उस आयनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, विलेयता गुणनफल कहते हैं। आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर आपको लेके चलना है आयनों के साथ में, किसके साथ में, आयनों के साथ में। हम बात करते हैं MgOH का होल्टोएस, और जैसे आप इसको वाटर में डालते हो तो ये क्या बनाता है, Mg+2 और 2 OH नेगेटिव, ये बनाएगा, ठीक है। अब आपको देखो आयंस यहाँ पे कौन है, Mg+2 और यहाँ पे कौन है, 2H नेगेटिव। अब देखो इनकी विलेयता की बात की जाए, इसका कितना दे रखा है, अक्स दे रखे है, तो यहाँ पे इसका कितना गया, 2x, कितना हो गया, 2x। अब आपको करना क्या है कि इनका इस पे कोई भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो जितना भी आता है उसको पावर में लिखना है। अब यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब आप कितना मानोगे, 1। यहाँ पे कितना है, 2, इसका मतलब इसका जो विलेयता का मतलब सोल्युबिलिटी की पावर कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, KSP का मतलब है विलेयता गुणनफल, और किसका करना आपको, आयंस का करना, आयंस का प्रोडक्ट के रूप में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आयंस कौन है, एक तो है हमारे पास में Mg+2,
दूसरा हमारे पास में कौन सा है, OH नेगेटिव का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो Mg+2 की जगह कौन रखना, आपको अक्स रखना है। यहाँ आपको कितना वैल्यू है 1, ठीक है, 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखो OH नेगेटिव कितना है 2x, ठीक है, और 2x की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2, इसको पावर में लिख देता हूँ। तो ये कितना गया अक्स, 2 इंटू क्या गया 4 अक्स स्क्वायर, और 4 अक्स स्क्वायर अक्स का बराबर कितना गया 4 अक्स की पावर कितनी आ गई 3। तो इसका मतलब KSP बराबर कितना गया इसके लिए 4x क्यूब, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन ये उल्टा भी पूछ सकता है, आपको KSP की वैल्यू दी हुई होती है, उसके बाद में आपको सोल्युबिलिटी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे सोल्युबिलिटी सपोज करो अक्स की वैल्यू कुछ भी गिवन हो जाए, ठीक है, कुछ भी आपको गिवन हो के बाद में आपको क्या पूछ सकता है KSP भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको आयनिक प्रोडक्ट और बता देता हूँ, आयनिक गुणनफल। देखो इस केस के अंदर 2 कंडीशन आती है, आप 3 कंडीशन आती है कि आपको पूछ लेता है कि कौन से केस के अंदर प्रिसिपिटेशन होगा या कौन से केस के अंदर प्रिसिपिटेशन नहीं होता। तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि आपको KSP की वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी होती है KIP, किसी भी निकालनी है KIP, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे आप इसमें से KSP की वैल्यू निकालते हो वैसे आप किसकी वैल्यू निकालोगे KIP की। अब देखो KIP की वैल्यू यदि KSP के बराबर है, इसका मतलब है ऐसे केस में प्रिसिपिटेशन पॉसिबल नहीं है। फिर यदि दूसरी कंडीशन यदि KSP की वैल्यू KIP से ज़्यादा है, KSP की वैल्यू KIP से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में भी प्रिसिपिटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें कि KIP की वैल्यू ज़्यादा आती किससे KSP से, तो ऐसे केस के अंदर प्रिसिपिटेशन अवश्य क्या है पॉसिबल है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से केस के अंदर प्रिसिपिटेशन पॉसिबल है या कौन से में नहीं है। तो आपको देखो KIP की वैल्यू यदि ज़्यादा आ रही है KSP से, तो इसका मतलब उसका प्रिसिपिटेशन है पॉसिबल है। KSP हम कैसे निकालते हैं या फिर KIP कैसे निकालते हैं, तो आयनों का जो प्रोडक्ट है उसका अपन क्या करते हैं लेके चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन नेक्स्ट में ये भी बोला है कि आपको सोल्युबिलिटी देके आपको KSP पूछ सकता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। पहले इनका आप इसका इस टाइप से KSP लिखना आना चाहिए। लिखने का मतलब जो आयंस है तो उनका आयंस का आपको इस टाइप से लिखना है 4x क्यूब। अब यदि x की वैल्यू आपको जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आपको KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। या फिर आपको मैंने कहा कि KSP की वैल्यू देके आपको सोल्युबिलिटी की वैल्यू पूछ सकता, तो आप इजीली निकाल सकते हो। KSP की वैल्यू को आप डिवाइड कर लो 4 से यहाँ से, फिर उसका क्या कर लो क्यूब रूट ले लो, हमारे पास में क्या आ जाती है सोल्युबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चन बता के लेके चल रहा हूँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर क्या होता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4Cl मिलाने पर क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो हम बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कि जब भी आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड के अंदर जब आप मिला रहे हो तो यहाँ पे देखो कोई दोनों के अंदर क्या कॉमन आयन है, ठीक है। और जब कॉमन आयन है तो उसके अंदर एक प्रभाव लागू होता है, उस प्रभाव को हम कहते हैं सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है कि जो आपने लिया है और उसके अंदर आप जो भी चीज़ डाल रहे हो, यदि उन दोनों के अंदर यदि आयन कॉमन है, एक जैसा कॉमन है, इसका मतलब उनका जो डिसोसिएशन है, जो वियोजन है, वो वियोजन वहाँ पे क्या हो जाता है घट जाता है। क्या होगा घट जाएगा, मतलब है उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या हो जाती है कम हो जाती है। और जब वियोजन की वैल्यू कम है, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन वहाँ पे सांद्रण क्या हो रहा है कम हो रहा है। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या मिलेगा आपको कि जैसे NH4OH के अंदर आपने क्या डाला है अमोनियम क्लोराइड, तो इसमें पहला ऑप्शन देगा कि OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ रही है। दूसरा आपको बोल देगा NH4 पॉजिटिव की सांद्रता बढ़ रही है। तीसरा आपको बोल देगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव की दोनों की सांद्रता बढ़ रही है। चौथा ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पे OH नेगेटिव की सांद्रता घट रही है। तो अब देखो हमने क्या किया, इसको डाला, ठीक है। अब यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है और यहाँ पे भी NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों है। अब देखो इस दोनों के अंदर कॉमन आयन है या नहीं है, और जब कॉमन आयन है इसका मतलब वहाँ पे लागू क्या है कॉमन आयन इफेक्ट है। और जब कॉमन आयन इफेक्ट होता है इसका मतलब उसका वियोजन वहाँ पे क्या हो जाता है कम हो जाएगा। और जब वियोजन कम है ये टूटेगा नहीं, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता क्या होगा कम हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर NH4 पॉजिटिव की कम हो जाती है, OH नेगेटिव का जो सांद्रता वो क्या मान में क्या आती है कम हो जाती है। लेकिन यदि आपने यहाँ पे कोई भी दूसरा आयन डाल दिया, ठीक है, दूसरा आयन का मतलब इन दोनों के अंदर कोई भी आयन कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर क्या हो जाता है वियोजन बढ़ जाता है, ठीक है। और जब वियोजन बढ़ जाएगा
रहेगा, इसका मतलब उनके अंदर जो सांद्रता है वो सांद्रता का मान में क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रभाव को अपन कहते हैं विपरीत आयन प्रभाव कहते हैं, ऑपोजिट आयन इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बात की कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है और ऑपोजिट आयन का मतलब है क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जल की वाष्पीकरण की एंथैल्पी 186.5 किलो जूल पर मोल है, तो इसकी वाष्पीकरण की एंट्रोपी पूछा गया है, ठीक है। आपको एंथैल्पी देखिए एंट्रोपी पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जल की वाष्पीकरण का मतलब वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की एंथैल्पी 186.5 किलो जूल पर मोल है, तो इसकी वाष्पीकरण की एंट्रोपी का मान क्या होगा, एंट्रोपी का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको देखते हैं, हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, आपको मैं बता देता हूं कि डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S हम पढ़ते हैं। एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, काफी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा के नाम से एक रिलेशन है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में यदि मैं डेल्टा G की मान वैल्यू मान लूँ 0, क्या मान लूँ 0, और जब 0 है इसका मतलब डेल्टा H बराबर किसके आ गया, टी डेल्टा एस के हम मान सकते हैं। मैंने डेल्टा G की वैल्यू को क्या माना है, 0 माना है। अब देखो डेल्टा H का मतलब क्या है, एंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा S का मतलब क्या है, एंट्रोपी, T का मतलब क्या है, टेम्परेचर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है एंथैल्पी, क्या दे रखी है, एंथैल्पी, मतलब डेल्टा H की वैल्यू आपको दे रखी है 186.5, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ये आपको दे रखी है डेल्टा H की वैल्यू। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेल्टा S की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर नहीं दिया, ठीक है, लेकिन अब देखो टेम्परेचर कितना मानोगे आप। देखो यहाँ पे मैं बात किसकी करूँ, वेपोराइजेशन की बात करूँ, वाष्पीकरण की बात करूँ। और वाष्पीकरण का मतलब लिक्विड कब यहाँ पे बॉयल होने स्टार्ट होता है, तो याद रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट पे जो लिक्विड है उसको अपन क्या मानते हैं, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वाष्प चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर हम टेम्परेचर को हम कितना मानते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो हमको यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड हीट में आया, लेकिन हमको टेम्परेचर को किस में लेके चलना है, केल्विन में लेके चलना है। तो आपको क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273 आपको ऐड करना है, ठीक है। और जैसे हमने ऐड किया तो लगभग कितना बना हमारे पास है, 373 केल्विन। ये याद रखा एग्जैक्ट मान होता है 273.15 केल्विन होता है, लेकिन हम मान के कितना लेके चल रहे हैं, 273। तो हमारे पास में टेम्परेचर कितना गया, 373 केल्विन। एंड यहाँ पे एंथैल्पी हमको पता है कितना, 186.5 है। अब निकाल सकते हो कि डेल्टा S बराबर डेल्टा H अपॉन टी, डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, 186.5, टी की वैल्यू कितनी है, 373। अब इस आधार पे आप एंट्रोपी निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको एंट्रोपी देके, आपको ये एंथैल्पी देके और उसके बाद टेम्परेचर देके आपको एंट्रोपी निकलवा रहा है, ठीक है। या फिर आपको क्या पूछ सकता है कि आपको एंथैल्पी भी निकलवा सकते हैं। एंथैल्पी का मतलब आपको एंट्रोपी देके और टेम्परेचर देके आपको क्या निकलवा सकता है, एंथैल्पी निकलवा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो डेल्टा G की वैल्यू 0 होने का मतलब है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, साम्य अवस्था पे। तो ऐसे केस में आपको ऐसे भी पूछ लिया जाए कि वह कौन सा टेम्परेचर है कि जहाँ पे जो सिस्टम है हमारा इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो आप ऐसे केस में आपको डेल्टा H की वैल्यू देगा, डेल्टा S की वैल्यू देगा, आपको टेम्परेचर की वैल्यू निकाले जिसके ऊपर क्या आता है, इक्विलिब्रियम पे आएगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब डेल्टा G की वहाँ पे वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट करना, हमारे पास में क्या आ जाती है, एंट्रोपी। और एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी का मतलब कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम के जो यदि डिस्टर्बेंस होता है उस डिस्टर्बेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी होती है वो किसके अंदर, गैस पार्टिकल्स में होती है। उससे सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम जो एंट्रोपी होती है वो किसके अंदर होती है, तो याद रखा होती है सॉलिड के अंदर। आपसे पूछ ले जाए कि हम बर्फ से हम किस में जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं, इसका मतलब सॉलिड से आप किधर जा रहे हो, लिक्विड में जा रहे हो, इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज। यदि आपसे पूछ ले आप गैस से आप किधर जा रहे हो, सॉलिड की तरफ जा रहे हो, तो एंट्रोपी के मान में बढ़ेगा या घटेगा। तो आप गैस से किधर जा रहे हो, सॉलिड में जा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पे सॉलिड के केस में एंट्रोपी क्या होती है, कम होगी। तो गैस से आप सॉलिड में जाने पे एंट्रोपी का मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है
देखो इसी टाइप पे आपको क्वेश्चन है कि सममांगीय अभिक्रिया, या आपको कोई एक अभिक्रिया दे रखी है और उस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपको दिया है, डेल्टा एस की आपको वैल्यू दिया है। उसके बाद में आपको टेम्परेचर पूछा है कि कौन से टेम्परेचर पे यह अभिक्रिया क्या होगी, साम्यावस्था में होगी। तो इसी बेस पे, इसी फॉर्मूले बेस पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सममांगीय अभिक्रिया अक्ष ए प्लस वाई बी यह कन्वर्ट हो रहा है आई, अक्ष ए आई सपोज सी प्लस में एम जेड के लिए डेल्टा एच बराबर -30 किलोजूल पर मोल है, -30 किलोजूल पर मोल है, एवं डेल्टा एस बराबर -100 जूल केल्विन पर मोल है, ठीक है। मोल है किस ताप पर अभिक्रिया साम्य में होगी, किस ताप पर अभिक्रिया साम्य में होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना है टेम्परेचर निकालना। तो मैंने आपको रिलेशन बताया डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एच, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है। डेल्टा जी का मतलब है गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी, माइनस टी डेल्टा एच का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टी का मतलब टेम्परेचर, डेल्टा एच का मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी। अब देखो साम्यावस्था की बात की तो साम्यावस्था के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आती है, 0। याद रखा साम्यावस्था के लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0। यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये अभिक्रिया किस टाइप की होगी, सावता होती है, स्पॉन्टेनियस टाइप की होती है। यदि डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव आएगी तो ऐसे केस में जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, असावता होती है। तो आपको ये तीनों कंडीशन याद रखना है और ये किस पे आधार पे काम करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे वैल्यू दी होगी, उसके आधार पे आपको देखना है कि कौन सी पॉजिटिव आ रही फिर या नेगेटिव आ रही। नेगेटिव आएगी इसका मतलब सावता होगी, यदि पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या होगी, असावता होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साम्यावस्था की बात करें तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, 0। और जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 इसका मतलब टी डेल्टा 0 बराबर क्या गया, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो इसको इधर लेके आ तो हमारे पास में क्या, डेल्टा एच बराबर क्या गया, टी डेल्टा एस आ गया। तो डेल्टा एच बराबर क्या गया, टी डेल्टा एस के। अब आपको टेम्परेचर निकालना है कि उस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक है। तो आपको डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है, डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी है -30 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। तो आपको किलो जूल को आपको क्या करना है, जूल में चेंज करो। तो आप कैसे करोगे, इसको एक 1000 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास में क्या गई, जूल पर मोल आ गई। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, -100, ठीक है। अब आपको रखना है टी बराबर आप क्या रखोगे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारे पास 30 × 1000, यहाँ पे माइनस, ठीक है। उसके बाद में ये कितना दे रखा है, माइनस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, तो कितना बचा, ये बच गया हमारे पास में 300, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास में टेम्परेचर क्या आ रहा है, 300 केल्विन, क्या आ रहा है, 300 केल्विन। अब या तो आपको 300 केल्विन देगा या फिर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में देगा। तो आपको क्या करना है, 300 में से 273 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास में कितना बच गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन में तो आप बोलोगे 300 केल्विन, और यदि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दिए। डेल्टा जी की वैल्यू 0 इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव इसका मतलब स्पॉन्टेनियस टाइप की है, और यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की है, ऐसा टाइप की है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ किसी भी टाइप का पूछ सकता, आपको क्वेश्चन ये तो याद रखनी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो 10 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने के लिए आपका अभिक्रिया का वेग कितना होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में कहा है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। 10 से आपको 10 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान करने के लिए अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेट है अभिक्रिया की वो है 2 टाइम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला कि 10 डिग्री सेट से आपको कितना लेके चलना है, आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना है।
तो इसमें रेट कितनी होगी अभिक्रिया की। तो आपको कैसे करना है, देखो पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के कितना बढ़ रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो आपको देखो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100 तक लेके चलें। हमने कहा कि पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना रहा, 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 20 से 30 10 2, फिर यहाँ पे देखो 30 से 40 के फिर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया अपने 2, फिर यहाँ पे देखो 40 से 50 2, फिर 50 से 60 2, फिर 60 से 70 2 टाइम्स, फिर 70 से 80 2 टाइम्स, 80 से 90 2 टाइम्स, फिर 90 से 100 2 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, सबको इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई किया 2 4 8 16 32 64 128 256 512, तो ये कितनी होगी 512 टाइम्स, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो जाती है, 512 गुना हो जाती है। ये याद रखा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 टाइम्स होती है। अब आपको कितना भी दे दे, 10 से 100 दे दे, 10 से 50 दे दे, चाहे कितना भी देना, आपको पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितना लेके चलना है, 2 टाइम्स लेके ना, फिर लास्ट में जो वैल्यू आता है उन सबको क्या करते दो, मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखो एक यौगिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक में 69.5% ऑक्सीजन है तथा 30.5% नाइट्रोजन है, तो तथा इसका अणुभार 92 है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में आपको क्या है, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर कार्बन दे रखा है, उसके अंदर आपको ऑक्सीजन दे रखा है और नाइट्रोजन की परसेंटेज दे रखी है और इसका अणुभार दे रखा है 92, तो आपका सूत्र बार पूछा है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक यौगिक में 69.5% ऑक्सीजन तथा 30.5% नाइट्रोजन, ठीक है, उपस्थित है, ठीक है, और इसका अणुभार 92 है, ठीक है। यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो आपको देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछने हैं तो ये कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, इस साइड में पहले परसेंटेज लिख लो। एक तो कौन है, ऑक्सीजन, उसके साथ में कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के परसेंटेज कितना दे रखे हैं, 69.5%, नाइट्रोजन की कितना है, 30.5%, ये परसेंटेज हमने लिख लिया का, ये कंपोजिशन लिखा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इनका सबका जो परमाणु भार है, उन परमाणु भार से आप क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब देखो 69.5 को मैं, एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का 16, तो इसको डिवाइड किया मैंने 16 से, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है 14, ठीक है, तो हमने 14 से डिवाइड किया, 30.5 डिवाइड बाई 14। अब देखो यहाँ पे तो ये कितना गया, 16 चौक 64 लगभग 4, ये देखो 14 दूनी 28 लगभग कितना गया है 2, ठीक है। मतलब पॉइंटों में आ रहा है, लेकिन फिर भी कितना है, 14 दूनी 28 लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 16 दूनी 64, तो लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे इजी करने के लिए 4 रखा है, यहाँ पे 2 रखा है, ठीक है। अब देखो इसके साथ में जो मिनिमम जो वैल्यू है, हमने क्या किया, जो परसेंटेज आपको दे रखी है उसके अंदर हमने भाग लगाया किसका, एटॉमिक मास का, परमाणु भार का भाग है। फिर उसके बाद में जो मिनिमम वैल्यू आ रही है उन वैल्यू को आपको पकड़ना है, दोनों के साथ में आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो इसमें दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन है, इसमें 4 है, इसमें कितना है 2, मिनिमम कौन सी है 2, तो मैंने 4 के अंदर भाग लगा दिया 2 का, फिर 2 के अंदर भाग लगा दिया किसका, 2 का, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ गया 1। इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या तो कितनी होगी, ऑक्सीजन बराबर 2, नाइट्रोजन की संख्या कितनी होगी, नाइट्रोजन की संख्या हमारे पास में 1, तो हमारे पास में ये आता है NO2, क्या गया NO2। लेकिन ये जो NO2 आता है ये हमारे पास में आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र है, लेकिन हमको पूछने क्वेश्चन में क्या पूछा है, यौगिक का सूत्र पूछा है, पूरा का पूरा आपको अणुसूत्र निकालना है। ये यदि आपको क्वेश्चन में मूलानुपाती सूत्र तक पूछा गया तो ये आपको यहीं तक कैलकुलेट करना है, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूले तक कैलकुलेट करना है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आगे और स्टेप बढ़ाया, ठीक है। स्टेप बढ़ाने का मतलब इसके अंदर आपको पूछा गया अणुसूत्र। तो आपको क्या करना है कि जो मूलानुपाती सूत्र है ना, इसका आपको पहले मूलानुपाती सूत्र बाहर निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया 32, तो यहाँ पे टोटल कितना गया 46, तो ये 46 हमारे पास में क्या गया, ये 46 है हमारे पास में मूलानुपाती सूत्र बार है, क्या गया मूलानुपाती सूत्र बार। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एन की वैल्यू निकालने का तरीका है कि अणुभार, और उस अणुभार को आप डिवाइड कर देना मूलानुपाती सूत्र भार से। किसे करोगे, मूलानुपाती सूत्र भार से आप डिवाइड कर लेना। अणुभार क्वेश्चन में कितना दे रखा है 92 दे रखा है, 92, ये 92। मूलानुपाती सूत्र भार हमारे पास में कितना है 46, ये मैंने 46 रखा है।
तो देखो 46 इंटू 2 बराबर कितनी आएगी n। ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आएगी, n की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अणुसूत्र निकालना है। तो आप अणुसूत्र कैसे निकालोगे, अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। n की वैल्यू कितनी है 2, मूलानुपाती सूत्र हमारे पास में कितना है NO2, ये NO2 है मूलानुपाती सूत्र। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो N2 कितना गया 2। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हो गए 2 दूनी 4 कितने हो गए 4। ये N2O4 हमारे पास में क्या गया अणुसूत्र आ गया, क्या गया अणुसूत्र। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, जो परसेंटेज आपको दे रखी है, देखो मैंने 2 लेके चला, आपको 3 लेके चलता है तो कार्बन, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लेके चला गया तो कार्बन के अलग रखना है, हाइड्रोजन के अलग रखना है, ऑक्सीजन के अलग रखना है। जो परसेंटेज दे रखी है उसको आप डिवाइड करना है, किससे, एटॉमिक मास से, परमाणु भार से आपको डिवाइड करना है। उसके बाद में जो वैल्यू आती है हमारे पास में उनमें आपको क्या करना है, मिनिमम से छोटी जो वैल्यू है वो लेके चलनी है। छोटी से छोटी वैल्यू को आपको क्या करना है, बाकी सारी वैल्यू के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आती है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट किसको करेगी, मूलानुपाती सूत्र को। फिर उसके बाद में अपन को क्या करें, यदि अणुसूत्र पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है। n कैसे निकालोगे, आपको क्वेश्चन में अणुभार दिया होगा। ठीक है, अब अणुभार दिया है, ठीक है, उसके साथ में आपने जो मूलानुपाती सूत्र निकाला है, इससे हमारे पास में क्या गया, मूलानुपाती सूत्र भार आ जाएगा। और हम यहाँ पे क्या गया, n बराबर क्या लिखेंगे, अणुभार बट्टे मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार कितना हमारे पास में 92, मूलानुपाती सूत्र कितना है 46, तो n की वैल्यू कितना है 2। उसके बाद देखो कि जो मूलानुपाती सूत्र है वहाँ पे जो n की वैल्यू जितनी आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास में क्या जाएगा, अणुसूत्र आ जाएगा। लेकिन देखो कभी कभार क्वेश्चन में अणुभार की जगह आपको वाष्प घनत्व दे दिया जाता है, क्या देगा, वाष्प घनत्व है। तो वाष्प घनत्व को आपको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, अणुभार में। कैसे करोगी, तो यहाँ पे एक रिलेशन याद रखा, अणुभार बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व है। क्या दे दिया, 2 गुणा वाष्प घनत्व है। अब देखो जो भी वाष्प घनत्व आपको देगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास में क्या जाएगा, अणुभार आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के नमूने में पदार्थ के 1.4 मोल उपस्थित है, नमूने के कितने परमाणु होंगे। ठीक है, मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के मोलों की संख्या आपको दे रखी है 1.4 मोल। ठीक है, और इसके अंदर हमको परमाणु की संख्या पूछी गई है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि आपको एक चीज़ को कैसे दूसरी चीज़ के अंदर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसमें मोलों की संख्या कितनी है 1.4 मोल। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी, परमाणु की संख्या, एटम्स की आपको नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो रिलेशन पढ़ा था, हमने रिलेशन क्या पढ़ा था कि मोल बराबर संख्या बटे Na, ये हमने बात की थी। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे मोल कितना है 1.4, हमको निकालनी है संख्या। तो आप कैसे निकालोगे, संख्या बराबर मोल इंटू Na, और Na आप जानते हो कितना है 6 इंटू 10 की पावर 23 अवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारे पास जो संख्या आती है ये स्पेशली याद रखा अणुओं की संख्या आती है, क्या ये अणुओं की संख्या। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया, एटम्स की संख्या पूछी गई। तो हमारे पास अणुओं की संख्या कितनी है 1.4, तो मोल होगी। ठीक है, इंटू Na या अवोगाद्रो संख्या होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया परमाणु की संख्या, तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स है। इसमें देखो परमाणु कितने, एक फॉस्फोरस का है, 3 किसके हैं, क्लोरीन के, तो परमाणु की संख्या कितने है 4। तो ये हमारे पास जो अणुओं की संख्या आती है, जितनी अणुओं की संख्या आ रही है उसको आप मल्टीप्लाई कर देना जितने परमाणु की संख्या है। तो यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी है 4। अब इसको सोल्व कर लेगा, हमारे पास में संख्या किसकी आ जाएगी, परमाणु की संख्या आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा निम्न में इसमें कौन सा CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब ये सा आपको स्पीसीज देखना है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या CO, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 तो है कार्बन के अंदर, 8 के इसमें ऑक्सीजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 14। अब ऑप्शन में आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन N2+, दूसरा ऑप्शन Cn नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है O2+, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है O2-। तो देखो यहाँ पे 7 दूनी 14, अब देखो 14 और यहाँ पे कितना है प्लस दे रखा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 13।
इसकी बात करूँ देखो 6 तो कार्बन में, 7 नाइट्रोजन में, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 14। फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में कितने हैं, 1 में 8, 8 दूनी 16, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गायब है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 15। यदि इसकी बात करिए 8 दूनी 16, माइनस का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 17। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गया, सी है नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दिया गया इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 है, प्लांक नियतांक H बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है, और 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के लिए वेग में अनिश्चितता पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइजेनबर्ग का क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग के जो फॉर्मूले हैं उससे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, प्लांक नियतांक H बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, उसके साथ साथ जो दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वेग में अनिश्चितता क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 है, प्लांक नियतांक H बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। उसके बाद 0.1 एंगस्ट्रॉम तक की दूरी के लिए वेग में अनिश्चितता क्या होगी। तो हम पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बराबर क्या है H/4π, ये हम पढ़ के चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी। ठीक है, क्योंकि एम डेल्टा वी ऐसे किया मैंने क्योंकि डेल्टा पी यहाँ पे क्या है संवेग में अनिश्चितता, और संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग को आप क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है दूरी में अनिश्चितता, तो मैं यहाँ पे लिख दिया डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी बराबर क्या है H/4π। अब देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको कितना दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो आप इसको मीटर में चेंज कर लो। क्यों, क्योंकि हमको सारी की सारी वैल्यू किस में दे रखी है, एम केस में दे रखी है। तो आप इसको कैसे लिखोगे 0.1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, सेंटीमीटर में 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू रखनी है, एम की वैल्यू आपको दे रखी है 9.1 इंटू 10⁻31, डेल्टा वी की वैल्यू आपको डेल्टा वी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4 है, पाई की वैल्यू आप जानते हो कितना है 3.14, और अब आप वैल्यू किसकी निकाल सकते हो डेल्टा वी की। आपको इन दोनों को डेल्टा एक्स को भी नीचे लेना है, एम को भी नीचे लेना है, और आप वैल्यू किसकी निकालना है डेल्टा वी की वैल्यू निकाले। अब देखो इसमें कभी कभार क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज दिया होता है। ठीक है, जैसे परसेंटेज ये बोल देता है कि दूरी में अनिश्चितता। ठीक है, दूरी में अनिश्चितता जैसे आपको बोलते हैं 10 मीटर की 10% है, इसका मतलब आप 10 मीटर की कितना परसेंटेज निकालोगे 10 निकालोगे, कैसे 10 इंटू 10/100 कर देना, तो कितनी आएगी 1 मीटर। तो आपको जब भी परसेंटेज दे रखे उसको आप सिंपल में लिख लो। ठीक है, ये आपको स्पेशली देखना है। ठीक है, जैसे आपको बोल दे प्रकाश के वेग का 10%, प्रकाश के वेग का 10% वेग है, इसका मतलब प्रकाश का वेग कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब इसका 10% क्या है, किसी भी चीज़ का वेग हो सकता है। अब परसेंटेज कितना लगोगे 10/100। अब देखो ये कैंसिल, एक बिंदु यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास में 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड है। ये वेग किसका आ गया, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा उसका वेग आ सकता है। ठीक है, तो आपको जब भी परसेंटेज दे रखा उसको आपको क्या करना है सिंपल में चेंज कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 ग्राम की गोल्फ की बॉल 5 मीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। ठीक है, 200 ग्राम गोल्फ की बॉल 5 मीटर प्रति घंटे की वेग से घूम रही है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। क्वेश्चन यह है कि मास ऑफ गोल्फ की बॉल है, उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है 200 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है वेग वेलोसिटी बराबर कितना है 5 मीटर प्रति घंटे। ठीक है, और इसमें पूछा गया लैम्बडा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य पूछा गया, तो आपको एक ऐसा रिलेशन देखना जहाँ पे मास पे वी भी है और लैम्बडा भी है, तो हमारे पास में रिलेशन ऐसा लैम्बडा बराबर है H/P, जिसको अपन कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखो लैम्बडा बराबर क्या है H/m भी लिख सकते हैं। P का मतलब क्या है संवेग, संवेग का मतलब क्या द्रव्यमान इंटू वेग। H की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। एम की वैल्यू आपको देखो, एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है 200 ग्राम दे रखी है। अब इसको केजी में कन्वर्ट करो, तो केजी में कितना है 200 ग्राम, इसको आप डिवाइड कर दो ना 1000 से, आपके पास में कितना गया 0.2 kg। तो एम का वैल्यू कितना गया 0.2
2 kg। v की वैल्यू आप देखो कितना दे रखा है 5 मीटर प्रति घंटे, तो आप इसको हम वेग किस में निकालते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं, तो आप इसको सेकंड में चेंज करो तो कैसे लिखोगे 5। आप देखो 1 घंटे में मिनट की संख्या कितनी है 60 और 1 मिनट में सेकंड की संख्या कितनी है 60, तो हमारे पास में कितने की 5/3600। तो ये हमारे पास वेग की वैल्यू आएगी। हमारे पास में m की वैल्यू 0.2 आ गई, h की वैल्यू आपको पता ही और आप निकालो किसकी लैम्बडा की वैल्यू। इसमें भी आपको याद रखना है कि v की वैल्यू आपको यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन में परसेंटेज दी होती है, और मैंने आपको परसेंटेज के अंदर बोला, जैसे बोला कि प्रकाश के वेग का 10% या प्रकाश के वेग का 20%, तो आपको प्रकाश का वेग याद रखना है कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और उसका 10% निकालना है, उसके साथ में v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरिलियम के चारों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या कितनी है। तो बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है 4 पे, ठीक है, और 4 पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2 2s2। अब देखो चारों क्वांटम संख्या का मतलब n, उसके साथ में l, उसके साथ में m, उसके साथ में s। देखो n का मतलब यहाँ पे कितनी है 2, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होगी 2। l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, l की वैल्यू 0, ठीक है, और जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कितनी है 0। अब s की वैल्यू या तो +½ हो सकती है या फिर -½ हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये आ गया कितना 2 0 0 प्लस में ½ या फिर -½ आपको एक याद रखा है रुबिडियम जो कितने नंबर पे आता है 37 नंबर पे आता है, उसके लिए पूछा जाता है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने के लिए, तो 5s1 पे, किस पे आता है 5s1 पे। तो यहाँ पे n की संयोजी कितनी है, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि s के लिए वैल्यू कितनी होती है l की वैल्यू 0, p के लिए होती है 1 और d के लिए होती है 2, f के लिए कितनी होती है 3। उसके बाद देखो m की वैल्यू, यदि l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी कितनी है 0, और s की वैल्यू कितनी है +½ या फिर -½ पे। तो आपको ये याद रखा रुबिडियम कितने नंबर पे आता है 37 पे, परमाणु क्रमांक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम संख्या के निम्न समूह में से कौन सा एक समूह परमाणु की सर्वाधिक ऊर्जा को बताता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्वांटम संख्याओं के निम्न समूह में, क्वांटम संख्या के निम्न समूह में कौन सा समूह सर्वाधिक ऊर्जा रखता है। तो आपको पता है मैक्सिमम एनर्जी किसके आधार पे निकालते हैं n+l के आधार पे। जिसका n+l का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, जिसका n+l का मान कम है इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी। और फिर हमको पता है कि जब n+l का मान यदि समान हो जाता है तो ऐसे केस में हम किसके आधार पे देखते हैं n के आधार पे, जिसका n का मान ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे n लिख दे तो m पे l, यहाँ पे m और यहाँ पे s। तो इसके लिए है 3 2 1 +½ उसके बाद दूसरे के लिए 4 2 1 -½ थर्ड के आपके लिए क्या दे रखा है 4 0 0 इसके लिए +½ फोर्थ आपके देखिए है 3 0 0 उसके लिए कितना है +½ अब देखो n+l इसमें कितना है 5 n+l, इसमें कितना है n+l 6, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 3। तो देखो n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में आ रही है ये 6। तो जब सबसे ज़्यादा है 6 इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है ज़्यादा। जिसका n+l का मान ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, n+l का मान कम है उसकी एनर्जी क्या होगी कम। और यदि दोनों की मान समान हो जाए तो आपको देखना है n के आधार पर जिसका n का मान ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और ये किस आधार पर अपन ऑफ्बो नियम पढ़ते हैं। ऑफ्बो नियम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को अपन किसके आधार पर बढ़ते हैं, उनके एनर्जी के बढ़ते कदम के आधार पर बढ़ते हैं। तो एनर्जी को डिसाइड करते हो किस आधार पे की जाती है n+l के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। कॉपर का और क्रोमियम का दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखा है। क्रोमियम कितने पे आता है 24 पे, कॉपर कितने आता है 29 पे। तो आप जानते हो कॉपर का जो लास्ट लिख देता हूँ मैं 3d10 4s1, 3d10 4s1 तो किसका आएगा कॉपर का। क्रोमियम की बात करते हैं तो इसका कितना है 3d5 4s1, दोनों एक्सेप्शन है आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है। इसका 3d10 4s1, इसका 3d5 4s1, ठीक है। तो एक तो कॉपर का बताया, दूसरा मैंने क्रोमियम का बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्न में से किस हैलाइड का गलनांक सर्वाधिक होगा, निम्न में से किस हैलाइड का गलनांक सर्वाधिक होगा। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जब हम खास बात आती है तो आपको किस आधार पे लेके चलना है, आपको आयनिक बॉन्ड के आधार पे लेके चलना है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है इनका मतलब है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्न में से किस हैलाइड का
किस हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, उच्च होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट NaF, ऑप्शन नंबर सेकंड NaCl, ऑप्शन नंबर थर्ड NaBr, ऑप्शन नंबर फोर्थ Na, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें से पहचाना है आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा किस में, ठीक है, आयनिक बंध। या आप देखो आयनिक बंध किसके आधार पे समझाएंगे, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं फजान के आधार पे। किसके आधार पे? फजान ने एक रूल दिया, फजान नियम, ठीक है। और ये फजान नियम क्या बोलता है कि यदि बड़ा धनायन, बड़ा तो धनायन हो, ठीक है, एंड छोटा ऋणायन हो, बड़ा धनायन छोटा ऋणायन, ऐसे केस में क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, आयनिक लक्षण क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और जब आयनिक लक्षण ज़्यादा है इसका मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपको पहचाना है कि कौन सा बड़ा धनायन है, कौन सा छोटा ऋणायन है। ठीक है, तो फजान के रूल का आपको यहाँ पे फॉलो करना है। फजान रूल क्या बोलता है, आयनिक कैरेक्टर के लिए बोलता है कि बड़ा तो धनायन होना चाहिए, छोटा क्या होना चाहिए, ऋणायन होना चाहिए, ठीक है। और यदि सहसयोजी लक्षण के लिए पूछा जाए तो सहसयोजी लक्षण के लिए इसका उल्टा है, बड़ा धनायन होना, सॉरी बड़ा ऋणायन होना चाहिए, छोटा क्या होना चाहिए, धनायन। तो अब यहाँ पे देखो NaF, NaCl, NaBr, NaI, तो आप देखो यहाँ पे धनायन तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम टॉप टू कहाँ जा रहे हैं, बॉटम। और जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं इसका मतलब जो एनाइन है, ठीक है, एनाइन, एनाइन का मतलब ऋणायन, ऋणायन का जो साइज है वो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब साइज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि मैंने क्या कहा, बड़ा तो धनायन छोटा ऋणायन होना चाहिए। यहाँ पे देखो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब साइज बढ़ रही है इसका मतलब इसकी आयनिक प्रतिशत में क्या आ रही है, कम आ रही है। और जब आयनिक प्रतिशत कम है इसका मतलब उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम होगी। और जब आयनिक कैरेक्टर कम है इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी से, या पूछा जाए तो मतलब बॉन्ड है वो क्या है, कमजोर है। ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि आपको देखना है कि वो कि मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम आएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का। सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। तो यहाँ पे फ्लोरीन छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर किसके, आयोडीन के। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में आएगा, NF के अंदर। और आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो आंसर कौन सा हो गया, NF, ठीक है। तो फजान रूल आपको याद रखना है। फजान नियम क्या बोलता है, बड़ा धनायन छोटा ऋणायन, जिसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा। यदि फिर छोटा धनायन बड़ा ऋणायन कर दें तो वहाँ पे सहसयोजी कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर किसके, कोवलेंट के। तो जब आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कि NH3 एंड BF3 के बीच में बंध कौन सा होता है, के बीच बंध कौन सा होगा, NH3 और BF3 के बीच बंध कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो NH3 के पास में क्या होगा, NH3 के पास में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास में क्या होगा, लोन पेयर। यदि हम BF3 की बात करें तो BF3 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इस बोरोन को देगा। और जैसे बोरोन को देगा 6, तो इसके पास में थी, BF3 के पास में 2 और आगे कितने हो गए, 8। अब देखो नाइट्रोजन के पास में 6 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए, लोन पेयर। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। तो यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। और जब किसी एक ही एटम के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को अपन बोलते हैं उपसहसयोजक बंध। क्या कहेंगे, उपसहसयोजक बंध। तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, उपसहसयोजक बंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH3 और NF3 इन्हें दोनों के अंदर जो द्विध्रुव आगुण है वो NH3 का ज़्यादा होता है, क्यों, ठीक है। आपको ये ऑर्डर याद रखना है। क्वेश्चन ये कि NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है, द्विध्रुव आगुण का मान ज़्यादा होता है किससे, NF3 से। ऐसा क्यों है, ठीक है। ऐसा इसलिए कि नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके साथ में कौन है, लोन पेयर है। तो ये देखो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन की। तो ये दोनों जो क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इधर वाले भी अपनी तरफ खींचेगा, इधर वाले भी अपनी तरफ खींचेगा। इनका मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो डायरेक्शन है वो सबकी है, एक ही दिशा के अंदर है, ठीक है। लेकिन हम बात करें NF3 के अंदर, तो यहाँ पे देखो NF3 ऐसा है, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा और लोन पेयर वाला ऊपर है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। तो ऐसे केस के अंदर मतलब NH3 के अंदर सभी जो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी, जो डायरेक्शन वो सेम एक दिशा में है, लेकिन यहाँ पे देखो एक डायरेक्शन के एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे केस में जो डाइपोल मोमेंट आता है वो NH3 का ज़्यादा किससे, NF3 से, ठीक है। लेकिन आपको यदि और भी पूछ लिया जाए कि BF3 के केस में, तो BF3 के केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि BF3 की स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, ठीक है। अब इस टाइप से इसका मतलब क्या है, एक प्लेनर टाइप की है, और जब प्लेनर है तो ऐसे केस के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 0। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, NH3 की, उससे कम NF3 की, उससे कम BF3 की। तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कार्बन कार्बन की मध्य बंधों की संख्या क्या है, ठीक है। हम बात करें कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बन क्या होता है, CaC2। अब इसमें पूछा है कार्बन एंड कार्बन के बीच में, तो CaC2 क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होगा, तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है, 1, और पाई बॉन्डों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 2। तो कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक तो है सिग्मा, 2 है पाई बॉन्ड। ये बात किसकी करूँ मैं, कार्बन कार्बन की। पूरे की बात की जाए तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा और 2 क्या होते हैं, पाई। ये स्पेशली याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, CaCl2 की ये होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि IF7 BCl3 जिनोन F4 CO2 जिनोन F2 इनमें संकरण क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट नेक्स्ट है IF7 BCl3, उसके बाद जिनोन F4, उसके बाद CO2, उसके बाद जिनोन F2। इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। तो आपको पता है इसमें कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों के सातों किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, फ्लोरीन के साथ में। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की संख्या कितनी है, सॉरी sp3d3, इसमें sp3d3। यदि इसकी बात करो PCl3 की, 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज, तीनों के तीनों किसके साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, Cl के साथ बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कितना हो गया, sp2, कितना है, sp2। यदि इसकी बात करूँ तो जिनोन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। अब 4 में से 4 तो किसके साथ में बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड। बाकी कितने बच गए, 2 तो लोन पेयर बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर है इसके पास में, 4 इसके पास में गया सिग्मा बॉन्ड। टोटल संख्या कितनी आ गई, 6, और 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2 हो गया, ठीक है। 3 2 5 6। यदि हम बात करें CO2 की, तो CO2 की स्ट्रक्चर होती है ऐसे लीनियर टाइप की। तो देखो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी, 1 कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे कौन सा गया, sp, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जिनोन F2। देखो जिनोन के पास अक्रिय गैस है, इसका मतलब कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन गए। अब 8 में से 2 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, 2 तो किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ। तो बच्चे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर की संख्या कितनी हुई, 6, क्योंकि एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। इसमें साथ में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2। तो 3 + 2 मतलब कितने आ गए, 5, और 5 पे कौन सा आता है, sp3d। तो इसमें कौन सा, sp3d3, और इसमें sp2, इसमें है sp3d2, इसमें है sp, और इसमें क्या गया, sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2 H2S H2SC H2T में बॉन्ड एंगल पूछा गया, बंद कोण, ठीक है। किसके अंदर है, H2O H2S H2SC H2T टेलोरियम, ठीक है। इसके अंदर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा गया। तो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आपको स्पेशल, मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कहा कि बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आपको EN देखना है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको तभी चेक करनी है जब उसके पास में क्या हो, लोन पेयर उपस्थित है, ठीक है। अब देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, और यदि वो सेंटर में है, केंद्र में उपस्थित है, तो ऐसे केस के अंदर बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, EN के। किसके होगा, EN के। मतलब जिसकी EN ज़्यादा उसका बॉन्ड कोण क्या होगा, ज़्यादा। जिसकी EN कम होगी उसका EN बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। कब, मैंने कहा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, वो ज़्यादा है और वो सेंटर में उपस्थित है, केंद्र में उपस्थित है। लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लीकेबल होगी जब वहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर उपस्थित है। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर। तो अपनी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है।
उसके बाद दूसरा आपने क्या बोला कि EN, जिसकी EN ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो ज़्यादा है, वो सेंटर में होना चाहिए। आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की केस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की। और अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो है कहाँ पे? सेंटर में। इसका मतलब हमारी ये कंडीशन भी अप्लीकेबल हो रही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अब EN ज़्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या है? ज़्यादा। और हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो EN क्या होती है? बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो EN क्या होती है? घटेगी। अब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, EN घट रहा है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, जिसकी EN ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? H2 का, उसके बाद H2S का, उसके बाद में H2SC का, उसके बाद में H2TE का। ये अपने पास बॉन्ड एंगल का क्रम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में विलय हो तो यूरिया की मोल बिन कितनी होगी? 6 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में विलय है तो यूरिया की मोल बिन क्या होगी? मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। अब देखो मोल बिन होती क्या है, जैसे हमने बात की थी, ये हमारे पास में कोई कंटेनर है, इसमें जैसे मैंने एक तो A डाला है, दूसरा B डाला है। अब जैसे सपोज करो A के मोल है Na, B के मोल है हमारे पास में Nb, तो हमारे पास टोटल मोल क्या आएंगे? N टोटल बरा गया Na प्लस में Nb, ये तो लिखेंगे। अब देखो जिसकी मोल बिन निकालनी है, ठीक है, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी, जैसे सपोज करो A के निकालने, तो उसको अपन लिख दूँ XA। क्या लिखूँ? XA। XA का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ A की मोल बिन है, बराबर क्या लिखोगे? इसके मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या। ये हमारे पास में मोल बिन आ जाती है किसकी? A की। यदि आपको B की निकालनी तो अक्स B बराबर आप क्या लगोगे? B के मोल की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। ये मोल फ्रैक्शन किसकी आ जाती है? B की। अब देखो मोल हम कैसे निकालते हैं? W/m से, भार बट्टे अणुभार से मोल निकालते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में उपस्थित है। 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में उपस्थित है। तो यूरिया की मोल बिन क्या होगी? मोल बिन क्या होगी? मोल फ्रैक्शन क्या है यूरिया की? ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको A है, A कौन है यहाँ पे? A है हमारे पास में, जैसे यूरिया A है, B हमारे पास में कौन है? वाटर। तो आपको क्या करना है, जैसे अक्स A की निकालनी है हमको, मोल बिन किसकी निकालनी है? यूरिया की। तो अक्स A बराबर लिख देता हूँ मैं Na अपॉन Na प्लस में Nb। Na का मतलब क्या है? WA अपॉन Ma, फिर यहाँ पे WA अपॉन Ma प्लस में WB अपॉन Mb, क्योंकि W का मतलब भार बटे और M का मतलब हो गया अणुभार। यहाँ पे देखो WA की भार कितना है विलय का? हमारे पास में 6। और आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। इसका अणुभार कितना आता है? देखो 14 दूनी 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 16 कितना हुई? 60। तो कितना गया? 60 अणुभार आ गया। फिर यहाँ पे देखो 6, फिर से 60 प्लस W, यहाँ पे W2 कौन है? W2 है हमारे पास में वाटर का कितना दे रखा है? 180। और आपको पता है वाटर का अणुभार कितना होता है? 18। अब इसको कैलकुलेट करो, ऊपर कितना गया? 1/10, क्योंकि मैंने कट किया 1/10। यहाँ पे भी कितना गया? 1/10। उसके बाद में कितना गया? 10। अब इससे आप निकाल सकते हो और ये सोल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन किसकी आ जाएगी हमारे पास में? यूरिया की। आपको यहाँ पे पूछा जाए B की मोल फ्रैक्शन निकालने, तो आपको क्या है? एक मोल फ्रैक्शन आपको पता चल गई, तो अब दूसरी मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। XA प्लस XB बराबर कितनी आती है? A होती है। कुल मोल फ्रैक्शन कितनी आती है? 1। अब यहाँ पे XA की निकाली तो XA की जो आती है उसको माइनस कर देना 1 में से, आपके पास पे किसकी आ जाएगी? वाटर की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला जाता है? उस विलयन की मोललता क्या होगी? 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। अब देखो मोललता का मतलब है कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है, तो मोललता स्मॉल m बराबर क्या है? विलय के मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे विलायक का भार। ठीक है, और वो भार किस में आएगा? kg के अंदर। अब मोल क्या आता है? WA/m, विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलायक का अणुभार को हम लिख देते हैं W2, इसको मैं लिख रहा हूँ kg। तो हमारे पास में क्या होगा? W/m इंटू W2। ठीक है, ये kg में आपको दे रखा है। यदि ग्राम में पूछा जाए तो आपको क्या करना है? ऊपर 1 से 1000 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। जल में
घोला जाता है, 500 ग्राम जल में घोला जाता है। तो देखो विलेय कितना है 18 ग्राम, तो W की वैल्यू कितनी आ गई 18 ग्राम। उसके बाद देखो M का विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार में किसका है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है 180। उसके बाद देखो W2 का मतलब किस में घोल रहे हैं अपन जल में, और कितना है जल का 500 ग्राम इंटू 500। अब देखो ग्राम में दे रखा है, इसका मतलब ऊपर आपने मल्टीप्लाई किसी किया 1000 से। अब इसको कट कर लो, ये 2, ठीक है, यहाँ पे कितना है 110, तो हमारे पास में कितने आ गई 0.2, ये 0.2 क्या आ गई मोललता आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि 3 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलने पर विलयन का जो आयतन बनता वो 1 लीटर बनता, तो इसका प्रासरण दाब क्या होगा। क्वेश्चन ये है हमारे पास। नेक्स्ट है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलने पर ठीक है 1 लीटर विलयन बनता है, 1 लीटर विलयन बनता है तो प्रासरण दाब क्या होगा, प्रासरण दाब क्या होगा। तो देखो प्रासरण दाब पाई बराबर क्या होता है CRT, और C का मतलब क्या है मोलरता, क्योंकि मोलरता, और मोलरता अपन जानते हैं पाई बराबर क्या होती है, मोलरता का मतलब विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, ठीक है। तो विलेय के मोल हमारे पास में कितने आ गए जैसे N, उसके बाद आयतन कितना गया V, R का था गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर। अब देखो N का मतलब क्या गया विलेय के मोल, और विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है, इंटू V हम के आयतन हमारे पास R इंटू T। अब देखो आयतन हमको किस में दे रखा है 1 लीटर में, तो हमको 1000 से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। यदि ml में दिया तो अपन ऊपर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। W का वैल्यू अपन को कितना है देखो 3 ग्राम ग्लूकोज, M का वैल्यू कितना गया 180, क्योंकि ग्लूकोज है और इसको घोल रहे हैं, और ग्लूकोज को घोल रहे हैं, इसका मतलब अनुभार कितना गया 180। अब विलयन कितना बना है 1 लीटर, तो V की वैल्यू कितना गई 1 लीटर। R है, R की वैल्यू अपन लेके चलते हैं 0.0821, क्योंकि R की वैल्यू 2 आती है 0.0821 जब लीटर में दिया हो, ठीक है, या 821। और यदि अपन को R की वैल्यू एनर्जी में पूछा जाए तो 8.314 लेके चलेंगे, तो अपन यहाँ पे किस में यूज़ करेंगे लीटर में, तो 0.0821। अब देखो R की वैल्यू की, T की वैल्यू आपको कितना दे रखा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अपन को केल्विन में रखना, तो 273 आपको क्या करना है ऐड करना है, तो कितना गया 288, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 288। तो हमारे पास में क्या गया पाई बराबर 3 इंटू 0.0821 इंटू 288 बटा 180 गुणा 1, इसको आप सेल कर ले तो हमारे पास में क्या गया प्रासरण दाब आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक ठोस जिसकी संरचना में W परमाणु घनीय जालक के कोनों पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। एक ठोस जिसकी संरचना में, क्वेश्चन मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, एक ठोस जिसकी संरचना में W परमाणु घनीय जालक के कोनों पर स्थित है, O परमाणु कोर के केंद्र में स्थित है, Na परमाणु के कोर के केंद्र पर स्थित है, कोर के केंद्र पर स्थित है। Na परमाणु केंद्र में स्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, देखो ये समझाने से पहले मैं आपको पूरा का पूरा थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसका देखो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये आपको अब मैं एक क्यूब बनाऊंगा, ठीक है, उस क्यूब को आप अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि इस क्यूब के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन आपकी शायद क्लियर हो जाए, आपके डाउट्स वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्यूब बना रहा हूँ, ऐसा क्यूब है, ठीक है, ये मैंने बना दिया क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है। अब देखो ये तो इनके कहलाते हैं ऐसे कोणे, ये कोणे, ठीक है।
कितने कोण होंगे 8, 4 ऊपर 4 नीचे, ये 8 कोण होंगे। ठीक है, अब देखो आपको पूछ लिया जाता है कि एक कोने का पार्टिसिपेट कितना होता है, कितना पार्टिसिपेट करता है। देखो ये एक कोना है। ठीक है, अब ये कितने के साथ जुड़ सकता है। आप देखो यदि आप इस टाइप से बनाओगे, ठीक है, यदि मैं इस कोने की बात करूँ, जैसे ये कोना है यहाँ पे, ये कोना, ये क्यूब टाइप का सा है, ये कोना है। अब ये किसकी कितने के साथ अटैच हो सकता है। देखो आप ये इधर भी अटैच हो सकता है, कोई दूसरा क्यूब रख दो इधर भी अटैच, आप देखोगे इधर भी अटैच हो सकता है। ठीक है, 3, फिर आप देखोगे इसके इधर भी अटैच हो सकता है। कितने हो गए 4, तो 4 तो नीचे हो गया और 4 ही कितने ऊपर होंगे, इसके ऊपर होंगे सेम। मतलब जैसे ये यहाँ पे कोना है, ये कोने कितने के साथ, एक तो ये खुद ही। अब देखो इसके साथ में सपोज करो ये मार्कर है, ये ऐसे मान लो ये क्यूब होगा, 2 के साथ अटैच है। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ एक यहाँ पे क्यूब ये भी बनेगा, 3 क्यूब हो गए, और इसके साथ में एक यहाँ पे ये भी होगा, कितने हो गए 4 क्यूब नीचे। अब ये 4 क्यूब सेम, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। मतलब इस कोने के अंदर जो पार्टिकल है उसका सपोर्ट, उसका योगदान कितना है, उसका योगदान है 8 यूनिट के अंदर। किसमें है 8 यूनिट, 8 क्यूब के अंदर। तो मतलब कोने के ऊपर योगदान होता ना, कोने पर यूनिट की बात करो तो उसका योगदान होता है 1/8। कितना है 1/8। फिर उसके बाद देखो हम बात करते हैं इनके, ये इनके क्या कहलाते हैं, इसके फेस कहलाते हैं, फलक कहलाते हैं। देखो ये इसके फलक कितने हैं, जैसे एक फलक ये, दूसरा फलक ये 2, तीसरा फलक ये 3, चौथा फलक ये 4, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। फलकों की संख्या कितनी है यहाँ पे 6, कितनी होगी 6। अब देखो सपोज करो यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल्स इसके फलक पे है, ठीक है, फेस पे, फेस का मतलब इन्हें यहाँ पे सेंटर में। अब बताओ ये कब यहाँ पे क्लोज करूँ, सपोज करो इसके साथ में ऐसा का ऐसा मैं एक क्यूब और लगा दूँ। ठीक है, तो मतलब ये फलक के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कितने के साथ कर रहा है, 2 के साथ। ठीक है, तो फलक के अंदर जो फेस के अंदर फलक पर कोई भी जो कण है उसका पार्टिसिपेट कितना आता है 1/2 बार। कितना है 1/2 बार। उसके साथ साथ देखो यदि मैं बीच में सेंटर में बात करूँ, इसके केंद्र की बात करूँ, ये है। ठीक है, अब इसका सेंटर का मतलब इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच के अंदर यदि हम इसको पैकिंग करें तो कोई दूसरे क्यूब की जरूरत होती क्या, नहीं होगी। मतलब पूरा का पूरा अंदर बीच में, और ये चारों तरफ से क्या ऐसे कवरिंग टाइप का है। तो याद रखा जो यदि केंद्र में है कोई भी पार्टिकल तो उसका जो योगदान होता है वो कितना होगा 1। तो आपको हमेशा याद रखना है कोने पे जो योगदान होगा 1/8, फलक पे होता है कितना 1/2, केंद्र पे होगा वो कितना होंगे 1। इसी के साथ साथ देखो इनके यहाँ पे ये कोणों की बात करूँ, ठीक है, ये कोण है मतलब जो किनारे हैं इस हिसाब से। ठीक है, ये किनारों के कोण है। ठीक है, इनके अंदर देखो संख्या कितनी है, संख्या मतलब एक यहाँ पे, एक इधर भी है, एक यहाँ पे भी है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कोणों की संख्या कितनी होगी 12। अब देखो सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, अब इसका मतलब 1 यूनिट तो ये है कि एक इसके साथ में जोड़ा मैंने 2 यूनिट होगी। अब इसको फिर से अपन पैकिंग करना तो 1 यूनिट इसके ऊपर आएगी और 1 यूनिट इसके ऊपर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 4 के साथ। तो मतलब इसका एक का जो पार्टिसिपेट करता है वो कितने के साथ है, तो याद रखा 1/4 के साथ। तो ये हमारे पास में किस पे, ये हमारे पास में किनारों के केंद्र पर, किनारों के केंद्र पर। अब क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। कोने पे याद रखा है कितना है 1/8, फलक पे कितना है 1/2, केंद्र पे कितना है 1, कोने पे कितना है 1/4। याद रखा कोणों की संख्या कितनी है 12, कितनी होगी 12, और इसकी कोणों की संख्या कितनी है 8, ये 8 होती है। उसके साथ साथ फलकों की संख्या कितनी होती है 6, और सेंटर में कितना है 1। अब क्वेश्चन देखो, एक ठोस जिसकी संरचना डबल परमाणु घनीय जालक के कोनों पर स्थित है, घनीय जालक के कोनों पर। ठीक है, कोणे कौन से है, ये कोणे कितने हैं यहाँ पे 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पे संख्या है और योगदान कितना है 1/8। इसका मतलब यहाँ पे डब्लू की संख्या कितनी आ गई 1 आ गई। फिर देखो यहाँ पे ओ परमाणु के कोर के केंद्र पे है, मतलब ओ कहाँ पे इनके साथ में। ठीक है, और एक का जो पार्टिसिपेट है वो कितना है 1/4 और संख्या कितनी है 12। तो आप लिखोगे ओ का मतलब किनारे पे 1/4, संख्या कितनी 12, तो इसका मतलब डब्लू की वैल्यू, सॉरी ओ की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, संख्या। फिर देखो सोडियम परमाणु के केंद्र में स्थित है, केंद्र का मतलब यहाँ पे सेंटर, और सेंटर का मतलब खुद के साथ में पार्टिसिपेट का मतलब कितना गया 1। तो सोडियम की संख्या कितनी आ गई 1। अब देखो Na तो आ गया 1। ठीक है, O की संख्या कितनी है 3, W की संख्या कितनी है 1, तो NaWO3, ये इसका क्या गया सूत्र आ गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। आपको याद रखा है कोने पर 1/8 होता है, फलक पे 1/2 होता है, केंद्र पे 1 होगा। और यदि अपन बात करते हैं इनकी जो किनारे पे, मतलब जो एक सिरे इनके केंद्र पे भी पूछा जाए तो 1/4। तो इनकी संख्या होती है 12,
कोनों की संख्या होती है 1/8, सॉरी कोनों की संख्या 8, फलकों की संख्या 6, केंद्र की संख्या कितनी है 1। ये इस टाइप से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा आपको कि वह गैस का ताप जहाँ पे आरएमएस का मान V है, तो वह ताप जहाँ पे आरएमएस का मान वर्ग माध्य मूल का मान कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, वो वे आपको टेम्परेचर निकालना है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि किसी गैस का ताप वर्ग माध्य मूल, किसी गैस का वेग आरएमएस वेग 300 केल्विन पर V है, 300 केल्विन पे V है, वह ताप जिस पर आरएमएस का वेग 2 गुना हो जाता है, उस टेम्परेचर को हमको क्या निकालना है। तो आप देखो वी आरएमएस बराबर क्या होता है, √3RT/m, 3RT/m, ये वर्ग माध्य मूल वेग का क्या है, फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, आपको T बराबर 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दे रखा है। आपको क्वेश्चन में क्या गया कि मतलब वर्ग माध्य मूल वेग का मान डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, उस टेम्परेचर को आपको निकालना है। तो मैं इसकी 2 इक्वेशन बना लेता हूँ, V1/V2 3RT/m, ठीक है, ये आ गया, ये तो अपने पास में 1 किलो हो गया। फिर यहाँ पे देखो दूसरा इक्वेशन बना लेता हूँ 3RT/m, ठीक है। अब देखो m का m कैंसिल कर दूँ, यहाँ पे से देखो R से R कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, लेकिन हम बात करें टेम्परेचर की, यहाँ पे T1, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, T2। तो मतलब V RMS है वो क्या होता है, समानुपाती किसके, √T के। अब देखो V1/V2 बराबर किसके आ गया, √T1/√T2। अपन को देखो T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 केल्विन दे रखी है, और 300 केल्विन पे अपने पास में वर्ग माध्य की वैल्यू कितनी है, V दे रखी है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि वह तापमान जहाँ पे वर्ग माध्य वैल्यू का वेग कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, तो V2 का वैल्यू कितना है, डबल। हमको यहाँ पे इसके अंदर तापमान T2 निकालना है। तो इसका देखो V से भी क्या हो गया, कैंसिल, ये अंडर हटाऊंगा तो इधर क्या गया, स्क्वायर, और ये स्क्वायर आ गया तो 1/2 का स्क्वायर कितना है, 4, तो 1/4 बराबर कितना गया, 300/T2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो T2 बराबर कितना गया, 300 × 4 बराबर कितना गया, 1200 केल्विन। तो मतलब 1200 केल्विन के ऊपर वर्ग माध्य मूल वेग का मान कितना हो जाता है, डबल हो जाता है।